अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि लास्ट लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट किया था एंजाइम्स, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने एंजाइम्स को पढ़ा। एंजाइम्स के साथ हम लोगों ने कैटलिस्ट को देखा था, फिर हम लोगों ने मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स पढ़ा, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने एंजाइम्स और कैटलिस्ट इन दोनों के अंदर क्या फ़र्क होता है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, राइट। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम्स कि आपके एंजाइम्स के कौन-कौन से प्रॉपर्टीज़ हैं, खसूसियात या ख़ासियत कौन-कौन सी हैं, या फिर आप लोग ये भी कहते हो कि कौन-कौन से अनासिर हैं, कौन-कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफ़ेक्ट करते हैं आपकी एंजाइम या एंजाइमेटिक रिएक्शंस पर, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ब्रोमीलेन क्या है और उसके बाद हम लोग प्रोपेन के बारे में पढ़ेंगे, राइट। लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर। हम लोग कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स को अगर आप लोग देखो तो सबसे पहले आप लोग बात करते हो कैटालाइटिक प्रॉपर्टी की, ठीक है। इनके तोड़ फोड़ करने की मीन खासियत होना कौन कौन सी होती है, राइट। अब अगर हम लोग बात करते हैं एंजाइम्स की कॉन्सेंट्रेशन की, तो आप लोग कहते हो कि आपके बहुत एंजाइम्स की बहुत थोड़ी सी अमाउंट ही मीन इनफ है आपके बहुत ज़्यादा मिकदार किसकी, सबस्ट्रेट की, उसको तोड़ फोड़ करने के लिए, ठीक है। यानी कि आप लोग कहते हो एक बहुत बड़ी मिकदार अगर सबस्ट्रेट की ले लेते हो, ठीक है, जो कि ज़रूरत है इन बायोलॉजिकल रिएक्शन में, तो इसकी तोड़ फोड़ के लिए, कैटालाइसिस के लिए आप लोग बहुत थोड़ी सी अमाउंट एंजाइम की ले लो तो वो भी इनफ है आपको, ठीक है। एज फॉर एग्जाम्पल आप लोग कहते हो सुक्रेज एंजाइम इन ए स्मॉल अमाउंट अपनी थोड़ी सी मिकदार में ही आसानी तोड़ फोड़ कर देता है हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन ऑफ सुक्रोज, ठीक है। हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन क्या होता है, यानी कि एक ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर पानी की मॉलिक्यूल की मदद से आप लोग तोड़ फोड़ करते हो, ठीक है। या फिर आप लोग ये कहते हो कि आपके रिएक्टेंट के साथ आके पानी का मॉलिक्यूल लग जाए, ठीक है, सुक्रोज के साथ पानी का मॉलिक्यूल लगे और प्रोडक्ट में तब्दील कर दे, राइट। ऐसे रिएक्शन को हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन कहते हो। और कहते हो सुक्रोज को प्रोडक्ट में तब्दील करने के लिए बहुत थोड़ी सी अमाउंट आपको चाहिए सुक्रेज एंजाइम की, क्लियर है बात। नेक्स्ट थिंग सॉल्युबिलिटी, यानी कि हल पजीरी। आप लोग कहते हो आपका एंजाइम कौन कौन से सॉल्वेंट्स में आसानी से हल हो जाता है और कौन कौन से सॉल्वेंट्स में आसानी से हल नहीं होता। तो आप कहते हो कि आपके एंजाइम आसानी हल हो जाता है पानी में और डाइल्यूट अल्कोहल में, यानी कि पतला किया हुआ अल्कोहल अल्कोहलिक सॉल्यूशन में हल हो जाता है। जबकि ये एंजाइम जो हैं ये प्रेसिपिटेट हो जाते हैं इन द फॉलोइंग सॉल्वेंट्स, यानी कि दर्ज झेल सॉल्वेंट के अंदर ये प्रेसिपिटेट हो जाता है। प्रेसिपिटेट यानी कि फट जाना, ठीक है, यानी कि सॉल्वेंट के अंदर या लिक्विड के अंदर सॉलिड का अलग हो जाना। जैसे दूध फट जाता है, ठीक है, दही अलग हो जाती है, या आप कहते हो लस्सी अलग हो जाती है, और वो जो फटकरियाँ होती हैं वो अलग हो जाती हैं। तो सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम लिक्विड इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन, राइट। अच्छा, अब आपका एंजाइम जो है कौन कौन से सॉल्वेंट्स में हल नहीं होता, वो है कंसनट्रेटेड अल्कोहल, यानी कि गाढ़ा अल्कोहल होगा, प्योर अल्कोहल होगा, या फिर कहते हो कि अमोनियम सल्फेट आ जाता है, या फिर ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, राइट। इन नामों को आप लोग एज सच ही याद करोगे। एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी की बात करते हो तो आप लोग कहते हो एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी, वहां पर हम लोग कैटालाइटिक तोड़ फोड़ की हम लोग खासियत बात करते हैं। यहाँ पर हम लोग बात करें एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी, यानी कि एंजाइमेटिक रिएक्शन की रफ्तार की बात करेंगे। आप लोग कहते हो जितना ज़्यादा आपके सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन होगी उतना ज़्यादा आपके एंजाइमेटिक रिएक्शन की रफ्तार होगी। द वेलोसिटी यानी कि रफ्तार आपके एंजाइमेटिक रिएक्शन की इंक्रीजेस बढ़ जाती है जैसे कि कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इंक्रीजेस, यानी कि आपकी मिकदार किसकी बढ़ी है, सबस्ट्रेट की। लाइक आप लोगों का सुक्रोज जो था ये सबस्ट्रेट था, ठीक है, अप टू सर्टेन मैक्सिमम, यानी कि एक खास हद तक, ठीक है, एक खास हद तक आप लोग सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन मिकदार को बढ़ाते हो तो आपका जो एंजाइमेटिक रिएक्शन है वो भी तेज होता चला जाएगा, लेकिन उस सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन उस एक खास मुद्दत के बाद जो है इट डिक्रीजेज, उसकी रफ्तार जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट थिंग आप लोग बात करते हो पीएच की। पीएच के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है फार्मास्यूटिक्स के अंदर। आप लोग कहते हो पीएच हर एक एक सब्सटेंस की, एक एक लिक्विड की, हर एक चीज़ की अपनी पीएच होती है, ठीक है। हमारे ब्लड की अपनी पीएच है, हमारे टीयर्स आंसुओं की अपनी पीएच होती है। आप लोगों को ये भी पता है कि एक लाइक एसिडिक सब्सटेंस को बेसिक सब्सटेंस में डालते हो, बेसिक सॉल्यूशन में डालते हो तो ख़राब हो जाएगा, बेसिक सब्सटेंस को एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हो तो वो ख़राब हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से हम लोग यहाँ पे बात करेंगे पहले एसिड्स की और उसके बाद फिर हम लोग बेसिस की बात करेंगे। आप लोग कहते हो एसिड्स,
अगर तो कोई ऐसा एंजाइम जो कि काम कर रहा है बेसिक पीएच पर, ठीक है, या फिर जिसकी बेसिक नेचर है, बेसिक पीएच है, ठीक है, अगर इस एंजाइम को आप लोग डाल देते हो एक ऐसे सॉल्यूशन में जो कि एसिडिक सॉल्यूशन है, एसिड सॉल्यूशन में डाल देते हो, तो ऑब्वियसली ये एसिड सॉल्यूशन आपके एंजाइम को डी नेचर कर देगा, खराब कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, तबाह कर देगा। आप लोग कहते हो एसिड्स डीएक्टिवेट, नकारा कर देता है उन एंजाइम्स को दैट एक्ट एट अल्कलाइन पीएच, जो अल्कलाइन पीएच पे काम करते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या है? आप लोग कहते हो ट्रिप्सिन जो है वो, ट्रिप्सिन इज अ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, ठीक है, यानी कि प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम है दैट इज कंसिडरेबली मोर एक्टिव देन पेप्सिन, जो कि पेप्सिन से ज्यादा एक्टिव होता है। ये भी क्या करता है, ये कन्वर्ट कर देता है प्रोटियोसिस को और पेप्टोन्स को पॉलीपेप्टाइड्स के अंदर, ठीक है, वो प्रोटियोसिस को और पेप्टोन्स को पॉलीपेप्टाइड के अंदर और अमाइनो एसिड में तब्दील कर देता है। या फिर आप आसान लफ्जों में ये कहो कि प्रोटीन्स के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर तब्दील कर देता है ताकि वो हमारे खाने को हजम होने में मदद करे, ठीक है। इसके साथ आप लोग कहते हो कि ये डिस्टिंग्विश फ्रॉम पेप्सिन, जो कि सिर्फ और सिर्फ एसिडिक मीडिया के अंदर ही एक्ट करता है, यानी कि पेप्सिन से ये मुख्तलिफ है। क्यों? क्योंकि पेप्सिन सिर्फ और सिर्फ जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्यूशन होगा उसी के अंदर ही काम करेगा, जबकि ट्रिप्सिन जो है वो बेसिक सॉल्यूशन के अंदर काम करता है, राइट। अच्छा, आप लोग कहते हो फॉर एग्जांपल ट्रिप्सिन जो है वो एक्ट करता है अल्कलाइन पीएच पे। अब इस ट्रिप्सिन को अगर आप लोग एसिडिक सॉल्यूशन में डाल दोगे तो एसिडिक सॉल्यूशन विल डिस्ट्रॉय इट, वो उसको तबाह कर देगा। ट्रिप्सिन एक ऐसा एंजाइम है जो कि सिक्रीट होता है पेनक्रियास से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे खाने की प्रॉपर यानी कि मुनासिब किस्म के हाजमे के लिए, राइट। ये चीज़ हो गई। इसके बाद आप लोग कहते हो कि बेसिस, अगर आप लोगों का कोई एक ऐसा एंजाइम जो कि लाइक एसिडिक नेचर का, एसिडिक पीएच है उसकी, अगर अब आप लोग इस पेप्सिन को डाल देते हो एक ऐसे सॉल्यूशन के अंदर जो कि मीन बेसिक सॉल्यूशन के अंदर डाल देते हो, आप लोग कहते हो बेसिक सॉल्यूशन है, ठीक है, और इस बेसिक सॉल्यूशन के अंदर आप अपना ट्रिप्सिन डाल देते हो जो कि एक्ट करता है, सॉरी आप पेप्सिन डाल देते हो, आप लोग पेप्सिन डालते हो और जो कि एक्ट करता है एसिडिक पीएच पर, ठीक है। इसकी पीएच क्या है, इसकी 1 to 2 पीएच है। अब ये एसिडिक पीएच रखने वाला एंजाइम अगर ऑपोजिट सॉल्यूशन में जाएगा तो ऑब्वियसली तबाह हो जाएगा, ठीक है। तो आप कहते हो बेसिस डीएक्टिवेट द एंजाइम दैट एक्ट एट एसिडिक पीएच। फॉर एग्जांपल पेप्सिन। पेप्सिन क्या है? पेप्सिन भी एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, यानी कि प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम। हमारे खाने के अंदर प्रोटीन्स के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तब्दील कर देता है ताकि हमारा खाना जो है आसानी के साथ हजम हो जाए, ठीक है। ये कहाँ पे पाया जाता है? हमारे गैस्ट्रिक जूस के अंदर पाया जाता है, यानी कि हमारा जो भी स्टमक के अंदर जो जूस मौजूद है, यानी कि जो सॉल्यूशन जो मौजूद है, सॉल्वेंट सॉरी फ्लूइड जो मौजूद है उसके अंदर ये मौजूद होता है, ठीक है। और ये भी कन्वर्ट कर देता है प्रोटीन्स को इनटू प्रोटियोसिस एंड पेप्टोन्स। हमने पीछे पढ़ा कि आपका ट्रिप्सिन इन प्रोटियोसिस और पेप्टोन्स को भी फर्दर तब्दील कर देता है पॉलीपेप्टाइड्स और अमाइनो एसिड्स में, ठीक है, यानी कि मजीद छोटा कर देता है। इस वजह से ट्रिप्सिन जो है, पीछे वाला ट्रिप्सिन जो था वो ज्यादा एक्टिव है पेप्सिन की निस्बत। अच्छा, नेक्स्ट थिंग आप कहते हो एट अल्कलाइन पीएच, ये जो है पेप्सिन ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। इसके नीचे आप लोगों का पीएच स्केल बनाया गया है। इस पीएच स्केल को आप लोग बहुत ज़्यादा इजीली और बहुत आसानी के साथ आप लोग फार्मास्यूटिक्स में समझोगे, ठीक है। ये स्केल बिल्कुल इस तरह से है कि आप लोग बात करते हो कि ये 7 पर जहाँ पर आपका पानी मौजूद है, ठीक है, पानी की पीएच आप लोगों की 7 होती है वाटर की। इस साइड से आप लोग यहाँ पे जाते हो यानी कि 14 तक, तो आप लोग बात करते हो ये स्ट्रॉन्ग बेसिक है, ठीक है। और इस साइड से अगर आप लोग यहाँ पर आते हो, लाइक आप लोग कहते हो 0, ठीक है, तो ये 0 जो है ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक है। स्ट्रॉन्ग एसिडिक 0 पे बात करते हो तो HCl आ जाता है, और स्ट्रॉन्ग बेसिक पे बात करते हो तो कहते हो ड्रेन क्लीनर। इसके अलावा यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के इन्होंने सैम्पल्स लिखे हुए हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बाद लेमन, एप्पल, बनाना की 5 है, पानी की 7 है, वाटर की, बेकिंग सोडा की
बेकिंग सोडा की 8 to 9 के दरमियान में आ जाती है, अमोनिया की 11 to 12 के दरमियान आती है। इसी तरह से यहाँ पे ब्लड हमारा 7 to 8 के दरमियान में आता है, 7.56 ना उससे नियर अबाउट आ जाएगी पीएच, राइट। इस स्केल को आप लोग याद करते हो तो आप लोग वेल एंड गुड है, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ इतना सा बनाकर इसको शो कर देते हो कि पीएच स्केल होता क्या है, तो वो भी यहाँ इस टॉपिक के लिए इनफ है, राइट। नेक्स्ट थिंग आप लोग कहते हो टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है। हम कहते हैं हमारा एंजाइम जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, या फिर अपनी मैक्सिमम मीन जितनी कारकर्दगी वो दिखा सकता है वो कारकर्दगी दिखाता है 96 फ़ारेनहाइट से 99 फ़ारेनहाइट पर, या फिर कहते हो 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी दिखाता है, ठीक है। इसके बाद ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, यानी कि जिसपे अपनी मैक्सिमम कारकर्दगी, ज्यादा से ज्यादा कारकर्दगी दिखा सके, राइट। आप लोग कहते हो द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर एंजाइम्स एक्टिविटी इज रिगार्ड बिटवीन 35 सेंटीग्रेड टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हो गया। अब इसके नीचे उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के टेम्परेचर दिए हैं और उसके आगे उसकी एक्टिविटी लिखी हुई है। लाइक वो कहते हैं एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड ये बिल्कुल इनएक्टिव होता है, यानी कि कोई वर्किंग नहीं कर रहा, बिल्कुल बेकार है, नाकारा है। अगर 10 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करते हो तो आप लोग कहते हो वेरी लिटल एक्टिव होता है, ठीक है, यानी कि बहुत कम कारआमद है या उसकी वर्किंग बहुत कम होती है। 35 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करो तो कहते हो हाँ जी ये मैक्सिमम एक्टिव होता है, जितना ज़्यादा ये काम कर सकता है उतना करता है, ये इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, मैक्सिमम एक्टिविटी दिखाता है या मैक्सिमम वर्किंग करता है। फिर 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप लोग कहते हो इनएक्टिव हो जाता है, वही बात जैसे इनएक्टिव हो गया था नो वर्किंग, इनएक्टिव हो गया नो वर्किंग। 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, यानी कि डैमेज या कहते हो तबाह हो गया, खराब हो गया, राइट। लेकिन इसके अलावा हम लोग कहते हैं अगर तो आप लोग अपने एंजाइम को सॉलिड कंडीशन में महफूज कर लेते हो, यानी कि ठोस हालत में अगर उसको महफूज कर लेते हो तो ये स्टेबल रहता है, अपनी हालत को बरकरार रखता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक, राइट। ये चीज़ आप लोगों के एमसीक्यूज में भी आती है। इसी तरह से आप लोगों का ऑप्टिमम टेम्परेचर जिस पर आपके एंजाइम मैक्सिमम एक्टिविटी दिखाती है वो टेम्परेचर, लाइक ये दोनों के दोनों टेम्परेचर भी दिए जा सकते हैं। और ऑप्शन में ऑप्शन ए 96 टू 99 फ़ारेनहाइट, बी 35 टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड, सी कहते हो बोथ ए एंड बी, और डी में कहते हो नन। तो आप लोग ऑप्शन सेलेक्ट करते हो सी की, राइट। नेक्स्ट थिंग कमिंग टू अवर एंजाइम्स, हम लोगों ने कहा कि नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो है जी ब्रोमिलेन। ब्रोमिलेन को आप लोग ब्रोमिलिन का नाम भी देते हो। ब्रोमिलेन अब है क्या? आप लोग कहते हो कि ब्रोमिलेन ये क्या है? ये एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, ठीक है, और या फिर आप लोग कहते हो मिल्क क्लॉटिंग एंजाइम है। आप लोग कहते हो कि ये प्रोटियोलाइटिक है, प्रोटियोलाइटिक यानी कि प्रोटीन को लाइसिस करने वाला यानी कि तोड़ने वाला एक एंजाइम है, या मिल्क को क्लॉट कर देने वाला, गाढ़ा कर देने वाला, लाइक आप लोग कहते हो दही बना देने वाला एक एंजाइम है, ठीक है। इसके अंदर हम लोग क्या कुछ पढ़ेंगे, हम इसका बायोलॉजिकल सोर्स पढ़ेंगे कि कहाँ से हम लोग इसको हासिल करते हैं, फिर उसका मॉलिक्यूलर वेट देखेंगे, फिर उसका कलर देखेंगे, फिर उसकी सॉल्युबिलिटी आ जाएगी, हल पजीरी किस किस में ये हल हो जाता है, और उसके यूजेस। अच्छा, एक नोट हम लोग इसके बारे में ज़रूर देखेंगे। हम लोग कहते हैं कि ब्रोमिलेन जो है ये मुख्तलिफ है पपेन से। क्यों? क्योंकि ये इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम बोथ राइप एंड अनराइप प्लांट्स फ्रूट। इस चीज़ को आप लोग आगे जाके बेहतर समझोगे। आप लोग कहते हो ब्रोमिलेन जो है ये पके हुए फल से भी और कच्चे फल से भी आप लोग हासिल कर सकते हो, ठीक है। और ये पपेन से क्यों मुख्तलिफ है इसको हम लोग आगे चल के देखते हैं, राइट। सोर्स यानी कि किस जरिए से हम लोग इसको हासिल करते हैं। हम लोग इसको कहाँ से हासिल करते हैं? हम लोग पाइनएप्पल, या जिसका बायोलॉजिकल नेम क्या है आप लोग कहते हो अनानास कमोसस से। अनानास कमोसस के स्टेम और जूस यानी कि फल का जो जूस है, फ्रूट्स जूस, उससे भी लेते हैं, फल से भी लेते हैं, और स्टेम जो उसका तना है, उन दोनों से हम लोग हासिल करते हैं ब्रोमिलेन को, अनानास कमोसस के तने से और जूस से। फिर ब्रोमेलिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। मॉलिक्यूलर वेट इसका 2800 मिलीमोल है। कलर की बात करें तो लाइट येलो कलर होता है, यानी कि हल्का पीला रंग, या फिर बफ कलर यानी कि चमड़े जैसा रंग, ठीक है। फिर आप लोग कहते हो या फिर आप लोग कहते हो लेदर कलर, ठीक है, लेदर कलर होता है, या फिर आप लोग कहते हो मस्टर्ड कलर भी कह सकते हो। फिर सॉल्युबिलिटी यानी कि हल पजीरी, आप लोग कहते हो ये बहुत ज़्यादा हल हो जाता है इन वाटर,
अल्कोहल और क्लोरोफॉर्म में, इन तीनों के अंदर ये बहुत आसानी के साथ हल हो जाता है। फिर आप लोग बात करते हो इसके यूजेस की। यूजेस में कहते हो इट इज यूज्ड एज स्पॉटिंग एजेंट इन द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फ्लामेशन एंड एडिमा। स्पॉटिंग एजेंट क्या कहते हो? स्पॉटिंग एजेंट यानी कि जो कहते हो जैसे इमदादी मवाद के तौर पर आप लोग इसको इस्तेमाल करते हो, राइट। इमदादी यानी कि अगर आप लोग इन्फ्लामेशन को ट्रीट कर रहे हो या फिर एडिमा को ट्रीट कर रहे हो, तो उसके ट्रीटमेंट में, इलाज में आप लोग ब्रोमिलेन को भी लाइक स्पोर्टिव एजेंट के तौर पर यानी कि एडिटिव एजेंट के तौर पर इसको इस्तेमाल करते हो, या फिर मदद देने वाला एक और एजेंट के तौर पर इसको इस्तेमाल करोगे, राइट। इसके बाद आप लोग बात करते हो कि इट इज़ यूज्ड अच्छा, एडिमा होता क्या है? आप लोग कहते हो एडिमा जो है वो सोजिश है, कहाँ पर, जहाँ पर आपके बॉडी के जिस किसी पार्ट के अंदर फ्लूइड अगर इकट्ठा हो जाता है तो वहाँ पर सोजिश पैदा हो जाती है, दर्द होती है, ठीक है, वो जगह फूल जाती है, और ये मोस्टली आपके बॉडी के लोअर पार्ट्स में होती है, लाइक मोस्टली लेग्स में या फिर फुट में, पाँव में होती है या फिर टांगों में होती है, राइट। नेक्स्ट थिंग आप लोग कहते हो इट इज़ वाइडली यूज्ड इन द लेदर फैक्ट्री। इसको आप लोग लेदर फैक्ट्री के अंदर भी इस्तेमाल करते हो, और लेदर फैक्ट्री के अंदर इस्तेमाल करने का मकसद क्या होता है कि ये लेदर इंडस्ट्री इसको इस्तेमाल करती है एज अ प्रोटियोलाइटिक एंड लिपोलाइटिक एंजाइम, ठीक है, इन लेदर प्रोसेसिंग। क्या करेगा ये? चमड़े को जब हम लोग प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं, उसको तैयार कर रहे होते हैं, तो उसके ऊपर मौजूद गैर ज़रूरी प्रोटीन्स और लिपिड्स, उनको ये साफ कर देता है, ठीक है, उनको रिमूव कर देता है। इसके साथ साथ आपके चमड़े के रंग को बेहतर बनाता है, ठीक है, और ये उसको सॉफ्ट कर देता है, आपके चमड़े को नरम कर देता है, अनवांटेड पार्ट्स को ये रिमूव कर देता है, और लेदर को रंगने में काम आता है, ठीक है, चमड़े को रंगने में काम आता है। इसके साथ आप लोग बात करते हो इट इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स को पैदा करने के लिए भी या बनाने के लिए भी आप लोग इसको इस्तेमाल करते हो। इट इज़ वेरी इफेक्टिव एजेंट इन प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स, यानी कि प्रोटीन्स को बनाने के लिए। अच्छा, इट इज़ वेरी इफेक्टिव एजेंट दैट कैन इजीली टेंडराइज अ मीट। आप लोग कहते हो ये बहुत पुरअसर या बाअसर एजेंट है जो कि दैट कैन इजीली टेंडराइज अ मीट, जो कि आपके गोश्त को आसानी के साथ टेंडराइज कर देती है। टेंडराइज कर देना यानी कि गोश्त को खाने के काबिल बनाना, उसको च्यूएबल बना देना, यानी कि उसको नरम और जायकेदार कर देना, ठीक है, लाइक सख्त गोश्त को नरम कर देना, ठीक है, सॉफ्ट कर देना, जो कि जूसी भी हो जाता है और खाने में ज़्यादा जायकेदार होता है, ठीक है, मज़े वाला बन जाता है। यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट थिंग आप लोगों की आती है पपेन। पपेन की बात करते हैं, राइट। पपेन की बात करते हैं आप लोग, तो पपेन के बारे में भी आप लोग कहते हो ये प्रोटोलाइटिक नहीं है, ये प्रोटियोलाइटिक है, ठीक है, प्रोटियोलाइटिक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, यानी कि प्रोटीन को तोड़ने वाला एक एंजाइम है, ठीक है। और कहते हो ये पपाया के अंदर पाया जाता है, ठीक है, पपाया कैरिका पपाया में, ठीक है। आप लोग कहते हो पपाया के अंदर ये पाया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा येलो कलर का फ्रूट है ये, जिसके अंदर ब्लैक कलर के सीड्स मौजूद होते हैं, ठीक है। इस पपाया के अंदर और भी बहुत सारे लाइक पपेन के अलावा इसके अंदर और भी बहुत सारे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स मौजूद हैं। लाइक आप लोग बात करते हो काइमोपपेन की या फिर स्यूडोकार्पिन की, या फिर इसके अलावा आप लोग बात करते हो जब ये पक जाता है, यानी कि पपाया जो है ये जब पक जाएगा तो इसके अंदर विटामिन ए भी मौजूद होता है और विटामिन सी भी मौजूद होता है, ठीक है। जो राइप फ्रूट होगा, पका हुआ फल होगा, उसके अंदर ये दोनों भी मौजूद होते हैं। वैसे इसके अंदर पपेन, काइमोपपेन और स्यूडोकार्पेन भी मौजूद है। इस पपाया में हम लोग बात करें सिर्फ और सिर्फ पपेन की, ठीक है, इसकी बात करें। आप लोग कहते हो कि ये प्रोटोलाइटिक एंजाइम है, प्रोटीन को तोड़ने वाला एक एंजाइम है। इसके अंदर हम लोग इसका सोर्स देखेंगे, इसका कलर देखेंगे, सॉल्युबिलिटी, फिर उसका मॉलिक्यूलर वेट और इसके यूजेस, और इसके साथ साथ उसकी प्रिपरेशन कि हम लोग उसको बनाते कैसे हैं या हासिल कैसे करते हैं पपेन को। आप लोग कहते हो कैरिका पपाया, जिसका इसका जो पौधा है वो तकरीबन 5 से 6 मीटर लंबा होता है, ठीक है, दरख्त कह लो आप इसको। और ये कैरिका पपाया जिसका फल 30 सेंटीमीटर लेंथ यानी कि लंबा होगा, और इसका जो वजन है वो 5 kg तक जा सकता है, ठीक है।
आप लोग कहते हो पपेन इज ड्राइड लेटेक्स ऑब्टेन फ्रॉम द ग्रीन फ्रूट्स एंड लीव्स ऑफ द कैरिका पपाया। आप लोग पपेन को कहाँ से हासिल करते हो? आप कैरिका पपाया के फल से हासिल करते हो जो सब्ज होगा, यानी कि अभी पीला नहीं हुआ वो, ठीक है, पूरा पका नहीं है, ग्रोन है, उगा हुआ है, लेकिन अभी पका हुआ नहीं है वो। और उसके पत्तों से भी आप लोग पपेन हासिल कर सकते हो। फैमिली, ये कैरी कैसी फैमिली से बिलोंग करते हैं? नेक्स्ट थिंग, प्रिपरेशन। हम लोग प्रिपेयर कैसे करते हैं इसको? हम लोग करेंगे क्या, लाइक अगर आपके पौधे के ऊपर कैरी का पपाया ये लगा हुआ है, ये सपोज आप लोग बात करते हो पपाया लगा हुआ है, ठीक है, अभी वो पूरा का पूरा उग गया है, ठीक है, लेकिन अभी वो पक्का नहीं है, पीला नहीं हुआ, वो सिर्फ अभी हरे रंग का है, वो अभी उग चुका है, ठीक है, उग गए। अब उस उगे हुए फल के ऊपर आप लोग तिरछे इस तरह से लंबाई के रुख में लॉन्गिट्यूडनल आप लोग उसके अंदर इंसियंस लगाते हो, कट लगाते हो, ठीक है, तकरीबन 2 to 4 लॉन्गिट्यूडनल इंसियंस लगाते हो, 2 से 4 लंबाई के रुख में उसके अंदर कट लगा देते हो ऑन द सरफेस ऑफ नियरली मैच्योर, यानी कि जो मीन उग चुका है लेकिन बट ग्रीन फ्रूट, लेकिन सब्ज है अभी, वाइल्ड स्टिल ऑन द ट्री, और वो अभी तक दरख्त के ऊपर ही है, उसको यानी कि दरख्त से उतार कर उसके ऊपर कट नहीं लगाना, तो दरख्त के ऊपर ही है और आपने उसके ऊपर कट लगाना है। द इंसियंस आर मेड नियरली इन द मॉर्निंग। आप लोग ये जो इंसियंस हैं, मीन जर्ब लगाना या कट लगाना, ये अमूमन आप लोग दिन के वक्त में करोगे, मीन मॉर्निंग टाइम में। क्या करोगे मॉर्निंग टाइम में? जब आप लोग उसके ऊपर कट लगा देते हो तो अंदर से वाइट कलर का, या फिर आप लोग कहते हो अंदर से एक्सट्रैक्ट या लैटेक्स जो है वो बाहर की तरफ बहना स्टार्ट कर देता है, और जैसे वो बाहर की तरफ बहना स्टार्ट करेगा, वो थोड़ा सा ही अभी बाहर की तरफ निकलता है कि वो मीन हवा की वजह से ड्राई हो जाता है, जिसे आप लोग मीन आप बाहर से ही लाइक कट लगाकर उसको इकट्ठा कर लेते हो, ठीक है, यानी कि उसको उतार लेते हो। और आप लोग यही कट जो है वो तकरीबन तकरीबन मीन सुबह के टाइम में लगाओगे, लेकिन 3 से 7 दिनों के वक्फे के साथ, लाइक आज लगाया आपने, ठीक है, फिर 3 दिन के बाद लगा लो, या 4 दिन के बाद लगाओगे, या फिर अगले हफ्ते लगाओगे, ठीक है। और ये एक्सोडेट जो है, ये जो बाहर बहता हुआ माल जो था, यानी कि या बाहर बहता हुआ जो भी सब्सटेंस था इसमें से, द एक्सोडेट इज कलेक्टेड इन द नॉन मेटालिक कंटेनर, ठीक है, गैर धाती कंटेनर, किसी भी बर्तन के अंदर आप लोग इसे इकट्ठा करते हो। दूसरी चीज, आप लोग इसके अंदर कट उस सिर्फ उस टाइम तक लगा सकते हो जब तक ये मीन पक नहीं जाता। सेकंड थिंग, ये दरख्त के ऊपर ही लगा रहेगा, आप लोग दरख्त के ऊपर मीन तोड़कर इसके ऊपर कट लगाते हो तो आप लोग हासिल नहीं कर सकते हो पपेन को, राइट। अच्छा, इसके बाद आप लोग बात करते हो इसका कलर। इसका कलर है, इट हैज अमॉर्फस लाइट व्हाइटिश कलर पाउडर, ठीक है, इसका कलर जो होता है वो मीन अमॉर्फस वाइट होता है, यानी कि साफ शफाफ सा होता है, ठीक है, यानी कि साफ सुथरा व्हाइट कलर का, जैसे बर्फ वाला होता है, साफ शफाफ सफेद रंग होता है, बिल्कुल वैसा इसका कलर होगा, रंग होगा। सोलबिलिटी की बात करते हो तो ये कहते हो मुकम्मल तौर पर हल नहीं होता ये पानी के अंदर, और ये बिल्कुल भी हल नहीं होगा अल्कोहल में, ईथर में और एसीटोन में, ठीक होगी बात। नेक्स्ट थिंग, मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट की बात करते हो तो कहते हो 25,710 मोल्स इसका मॉलिक्यूलर वेट है, वो 2800 मिलीमोल्स था, ये 25,710 मोल्स है, ठीक है। अच्छा, यूजेस में आप लोग कहते हो इसको भी इस्तेमाल कर सकते हो टेंडराइजिंग ऑफ मीट, मीट गोश्त को टेंडराइज करने के लिए, यानी कि नर्म और जायकेदार करने के लिए, नर्म और जायकेदार करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हो। दूसरा, यूज्ड एज प्रोटीन डाइजेस्टेंट, प्रोटीन को हजम करने के लिए। एज एंटी हेलमिंथिक्स, को निमाटोड्स जैसे बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं तो आप लोग कहते हो उनको भी सम टाइम लाइक हजम करने के लिए, उनको किल करने के लिए आप लोग इसका इस्तेमाल करते हो। क्लैरिफिकेशन ऑफ बेवरेजेस, यानी कि आपके सॉफ्ट और हार्ड ड्रिंक्स जो होते हैं, मशरूबात जो हैं, उनको साफ सुथरा करने के लिए भी आप लोग इसका इस्तेमाल करते हो, ठीक है। ब्रोमिलिन का इस्तेमाल करते हो, ये क्या करते हैं, अंदर जाकर उनको तोड़ टू मीन कैटालाइसिस कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देती हैं। इसके अलावा आप लोग इसको इस्तेमाल करते हो टू रिमूव द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द कॉन्टैक्ट लेंसेज। लाइक जो लोग कॉन्टैक्ट लेंसेज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, उनके लेंसेज के ऊपर बहुत सारे ऐसे मीन अनयूजुअल या फिर आप कहते हो गैर ज़रूरी लिपिड पार्टिकल्स या प्रोटीन पार्टिकल्स आके मीन चिपक जाते हैं। फिर क्या करते हैं, वो डेली उसको डेली या फिर मीन इंटरवल्स के तौर पे मीन वक्फे के साथ उसको एक खास किस्म के लेंसेज सॉल्यूशन के अंदर उनको डिप करके रखते हैं, ठीक है,
वो जो सॉल्यूशन है उसके अंदर आप लोगों का ब्रोमीलेन शामिल होता है, जो कि उन लेंसेज को वॉश कर देता है और लेंसेज पर मौजूद गैर ज़रूरी या फिर अनयूजुअल जो प्रोटीन पार्टिकल्स हैं या लिपिड पार्टिकल्स हैं उनको रिमूव कर देता है, मीन वॉश कर देता है, साफ़ कर देता है आपके लेंसेज को, ताकि आप लोग आसानी के साथ उसे लगाओ और आप लोगों को साफ़-सुथरा नज़र आए, राइट? आज का लेक्चर यहीं तक था, ठीक है? नेक्स्ट टाइम हम लोग इंशाल्लाह क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम स्टार्ट करेंगे, ठीक है? जिसमें हम लोग ओल्ड और न्यू मेथड को पढ़ेंगे। आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ जाएगा। अगर आप लोगों को समझ में आता है तो आप लोग लाइक कर दें, और अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच।